स्त्री क्या है? तुम और मैं सोचते हैं, अरे ये तो आसान सवाल है। लड़की, औरत, महिला, हम रोज देखते हैं। लेकिन सिमोन दे ब्योर कहती है, यही दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम स्त्री को जैसा देखते हैं, वह नेचुरल नहीं होता। वह सिखाया हुआ, बनाया हुआ, ढाला हुआ होता है। द सेकंड सेक्स इसी इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करती है। सिमोन दे ब्योर फ्रांस की एक बेहद तेज दिमाग वाली फिलोसोफर थिंकर थी। वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की बड़ी आवाज़ों में से एक थी। जीन पॉल सार्ट्रे के इंटेलेक्चुअल पार्टनर, पर उनकी आइडेंटिटी सिर्फ पार्टनर होने पर डिपेंड नहीं थी। उनका दिमाग, उनकी क्लैरिटी और उनका करेज उन्हें एक अलग ही मुकाम देता है। ब्योर का मानना था, इंसान का असली स्वरूप उसकी फ्रीडम है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुनिया की आधी आबादी महिलाएं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पा रही, तो उन्होंने सोचा समस्या व्यक्ति की नहीं, स्ट्रक्चर की है। और फिर उन्होंने लिखा द सेकंड सेक्स। ये साल था 1949 का। दुनिया 2 युद्धों से निकलकर नई शुरुआत करना चाहती थी। टेक्नोलॉजी बदल रही थी, पॉलिटिक्स बदल रही थी, लेकिन एक चीज जमी हुई थी। वो थी स्त्री की स्थिति, या कहो बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर की जिम्मेदारियां उसी की, सीमाएं उसी की, नियंत्रण उसी पर, और उसके सपने सबसे आखिरी जगह पर। यूरोप मॉडर्न बन रहा था, पर महिला की फ्रीडम अभी भी पुरानी जंजीरों से बंधी थी। ब्योर ने महसूस किया कि अगर पूरी सिविलाइजेशन बदल सकती है, पर स्त्री को लेकर सोच नहीं बदलती, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बहुत गहरी है। आज हम इस लेक्चर में सिमोन दे ब्योर की दुनिया, उनके विचार और स्त्री की आइडेंटिटी के सालों से दबे हुए सच को एक्सप्लोर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे डीप फिलोसफिकल लेक्चर, बुक्स की डिटेल्ड ब्रेकडाउन और स्लो रिफ्लेक्टिव नैरेटिव पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही रेयर और फिलोसफिकल थॉटफुल चीज़ों को आपके सामने लेके आने का। तो चलिए शुरू करते हैं सिमोन दे ब्योर की दुनिया, एक ऐसी किताब जिसके विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने 1949 में थे। ब्योर कहती है, स्त्री कोई बायोलॉजिकल ट्रुथ नहीं, वह एक सोशल क्रिएशन है। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हर कदम पर सोसाइटी उसे शेप करती है। कैसी दिखनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, कैसी अच्छी लड़की बनना चाहिए, ये सब धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। ये नेचुरल नहीं होता, ये सोसाइटी का स्क्रिप्टिंग होता है। और इस स्क्रिप्टिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है स्त्री को द अदर, यानी कि दूसरा बना देना। द अदर का अर्थ ब्योर बताती हैं कि दुनिया में हमेशा पुरुष को मुख्य व्यक्ति माना गया है, द डिफॉल्ट, द स्टैंडर्ड, और स्त्री को दूसरा यानी द अदर, जो डिफाइन होगी, जिसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे, जिसे किसी और की नज़र में समझा जाएगा। पुरुष को सेल्फ माना गया है, स्त्री को अदर। इस अदरनेस की वजह से उसकी आज़ादी कम हो जाती है, उसकी इच्छाएं दूसरों से कम इम्पोर्टेंट मानी जाती है, उसके डिसीजंस पर नियंत्रण रखा जाता है, उसके जीवन का अर्थ सोसाइटी तय करती है, और यही पूरी प्रॉब्लम की जड़ बनती है। द सेकंड सेक्स तब से लेकर आज तक पावरफुल इसीलिए नहीं क्योंकि ये फेमिनिज्म पर किताब है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यह इंसाइटफुली ऑनेस्ट है। ब्योर ने स्त्री को सिंपैथी की ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा, जिसके स्ट्रगल बायोलॉजिकल नहीं, सोशली क्रिएटेड है। उन्होंने सोसाइटी के हर लेवल को डिस्कस किया,
बायोलॉजी, हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर, साइकोलॉजी, हर जगह जाकर देखा कि स्त्री की कहानी कैसे डिस्टॉर्ट की गई। उनका टोन बिल्कुल शांत और बिल्कुल साफ था। वो लाउड आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती, वो बस क्वाइटली पूछती है, आप जो नॉर्मल मान रहे हो वो नॉर्मल है किसके हिसाब से। उनकी ऑनेस्टी ही इस किताब को टाइमलेस बनाती है। ब्योर एग्जिस्टेंशलिस्ट थी। उनके अकॉर्डिंग इंसान की जिंदगी का मतलब वही बनाता है जो वह चुनता है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्त्री को चुनने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। उसकी चॉइसेस पर रिस्ट्रिक्शन है, उसकी फ्रीडम पर लिमिटेशन है। ब्योर पूछती है, अगर कोई अपने फैसले खुद नहीं ले सकता तो क्या सच में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और यही एग्जिस्टेंशलिज्म और फेमिनिज्म का इंटरसेक्शन है। किसी को लग सकता है कि ये कितना पुराना ज़माना था, पर सच ये है कि ये आज भी है। लड़कियों की आज़ादी परमिशन से चलती है। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को लड़कों जैसा बोला जाता है। सॉफ्टनेस को लड़कियों का रोल बना दिया जाता है। महिला की फीलिंग्स को सेकेंडरी ट्रीट किया जाता है। मैरिज और फैमिली को अल्टीमेट गोल मान लिया जाता है। ये सब ब्योर के आर्ग्यूमेंट को आज भी वैलिड बना देते हैं। समस्या बदली नहीं, बस उसका रूप बदल गया है। जब एक बच्चा पैदा होता है वह बस इंसान होता है। उसके अंदर ना कोई स्त्री सुलभ गुण होते हैं ना पुरुष सुलभ, लेकिन उसी पल से उसके आसपास की दुनिया उसके अंदर एक पहचान डालना शुरू कर देती है। सिमोन का सबसे बड़ा दावा भी यही है कि स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है, और यह बनना शुरू होता है सबसे पहले बचपन से। एक छोटी लड़की को बहुत जल्द यह महसूस करा दिया जाता है कि उसका चलना फिरना, बोलना, हंसना सब कुछ सीमित है। उसे कहा जाता है, धीरे बोलो, सही तरीके से बैठो, शरीर संभाल कर चलो। लड़की ऐसा नहीं करती, लड़की वैसा नहीं करती। यह सब सुन सुनकर लड़की मान लेती है कि उसका स्वभाव नाजुक, संकोची और सलीकेदार होना ही चाहिए। लेकिन ब्योवर साफ कहती हैं, ये उसका स्वभाव नहीं, ये समाज की ट्रेनिंग है। लड़कों के खेल खुले होते हैं, दौड़ना, चढ़ना, लड़ना, गिरना, जमीन पर लौटना। लड़कियों के खेल सुरक्षित और शांत, गुड़िया, रसोई, साज सज्जा। यही फर्क लड़की को पहला संदेश देता है कि तुम्हारी दुनिया छोटी है। जब लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तो सबसे पहले जो बदलता है वह उसका शरीर है। लेकिन ब्योर कहती है, असली बदलाव समाज की नज़र में आता है। लड़की के शरीर पर अचानक नियम लगा दिए जाते हैं, इस तरह मत चलो, इस तरह मत पहनो, ध्यान से रहो, दूसरों की नज़र तुम पर पड़ेगी। लड़की को पहली बार एहसास होता है कि उसका शरीर सिर्फ उसका नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी किसी ऑब्जेक्ट जैसा है जिस पर टीका टिप्पणी होगी। इस वजह से लड़की से अजीब सी झिझक पैदा होती है। वह अपने ही शरीर से दूर होने लगती है, और ब्योर इस दूरी को स्त्री के आत्मविश्वास को तोड़ने वाला सबसे बड़ा कारण मानती है। लड़की बड़ी हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अदृश्य दीवारें बनती जाती हैं। कोई कानून नहीं, कोई लिखित नियम नहीं, बस घर की बातें, रिश्तेदारों की टिप्पणियाँ, पड़ोस की निगाहें और लोग क्या कहेंगे की चिंता। यहीं से 3 गहरे दबाव आते हैं। पहला है आज्ञा मानना, अच्छी लड़कियां विरोध नहीं करती। दूसरा है संकोच, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा चुप रहो। और तीसरा है त्याग, अपने लिए नहीं, घर परिवार के लिए जीना है तुम्हें। इसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि लड़की अपनी ही इच्छाओं को शक की नज़र से देखने लगती है। वह अपने सपनों को भी ज़्यादा मानकर दबाना सीख जाती है। ब्योर कहती है कि समाज में पुरुष को मुख्य व्यक्ति माना गया है और स्त्री को द अदर यानी दूसरा। लड़की को बचपन से ही बताया जाता है कि उसकी आज़ादी सीमित है, उसका बाहर जाना, उसके दोस्त, उसके चुनाव सब पर निगरानी होगी। वह समझने लगती है कि उसका अस्तित्व दूसरों की अनुमति पर चलता है। जब कोई इंसान अपने फैसलों पर अपना हक खो देता है तो वह धीरे धीरे खुद को सेकेंडरी
या द्वितीय मानने लगता है, और यही प्रक्रिया है स्त्री के द अदर यानी दूसरा बनाए जाने की शुरुआत। सबसे गहरा असर तब पड़ता है जब लड़की अपनी खुद की इच्छाओं को कमज़ोर समझने लगती है। अगर वह कुछ चाहती है तो पहले सोचती है, क्या ये ठीक है? क्या ये लड़की की तरह है? क्या इससे किसी को दिक्कत होगी? यहीं से इच्छाएं भीतर ही भीतर मरने लगती हैं। समाज स्त्री का स्वभाव नहीं बनाता, उसकी सीमाएं बनाता है, और जब सीमाएं बार बार याद दिलाई जाती हैं तो लड़की अपनी व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए खुद ही छोटा करने लगती है। जब भी कोई समाज अपनी पहचान बनाता है, अपनी कहानियाँ, अपने देवता, अपने आदर्श, अपने प्रतीक बनाता है, तो वह सिर्फ संस्कृति नहीं बना रहा होता, वह सोच का ढांचा भी बना रहा होता है। सिमोन कहती हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कैद उसकी असली जिंदगी में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो सदियों से उसके बारे में सुनाई जाती रही, क्योंकि जो कहानियाँ बार बार दोहराई जाए वह सच जैसी लगने लगती हैं। जब हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो हमें राजा दिखते हैं, युद्ध दिखते हैं, विजय कथाएं दिखती हैं, साम्राज्य दिखते हैं, लेकिन स्त्री कभी रानी के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, कभी कोई सिंबॉलिक भूमिका में, एक इंसान के रूप में उसकी आवाज़ बहुत कम मिलती है। वो और कहती है कि इतिहास ने स्त्री को डूअर की तरह नहीं, बल्कि डेकोरेटिव प्रेजेंस की तरह लिखा है। एक ऐसा चरित्र जो कहानी को रंग देता है पर कहानी चलाता नहीं, और ये एब्सेंस, ये चुप्पी असल दिक्कत का सबसे पहला संकेत है। मिथ्स किसी भी कल्चर का सबकॉन्शियस होती हैं। ये वो कहानियां हैं जिनसे हम सीखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, किसे सम्मान देना है और किससे डरना है। यॉर्क बताती हैं कि लगभग हर सभ्यता के मिथ्स में स्त्री को दो एक्सट्रीम्स रोल दिए गए हैं। पहला है देवी, बहुत ऊंची, बहुत दूर, इंसान नहीं, जिसे पूजा जा सकता है पर फॉलो नहीं किया जा सकता। वो इतनी परफेक्ट होती है कि वास्तविक औरत उसके पास भी नहीं पहुंच सकती। और दूसरा है खलनायिका, जो विनाश लाती है, जैसे पेंडोरा जिसने दुनिया में दुख फैलाए, जैसे ईव जिसने पाप की शुरुआत की, जैसे टेम्पट्रस, विच, डेंजरस, सेडक्ट्रस। यानी स्त्री को या तो अत्यधिक प्योर दिखाया गया है या अत्यधिक डेंजरस। दोनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, वह इंसान नहीं लगती, बल्कि एक एग्जैजरेटेड रोल बन जाती है, और जहाँ एग्जैजरेशन हो वहाँ ह्यूमैनिटी गायब हो जाती है। हर रिलीजन के अपने लॉज, रिचुअल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं, पर व्योर साफ कहती हैं धर्म ने स्त्री को सैक्रेड बनाया, लेकिन उसकी ऑटोनॉमी छीनकर। रिलीजन में स्त्री को मॉरल वैल्यूज का कैरियर बनाया गया। घर की मर्यादा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुद्धता, पवित्रता, इनका बोझ स्त्री पर है। आज्ञाकारिता ही उसका गुण है। पति, पिता, समाज सब महत्वपूर्ण, स्त्री खुद नहीं। धर्म ने स्त्री को सम्मान जरूर दिया, पर एक ऐसे ढांचे में जहां उसका सम्मान उसकी आज्ञाकारिता से आता है, उसकी इंडिविजुअलिटी से नहीं। ये रिस्पेक्ट नहीं, एक कंट्रोल्ड केज है। हर सिविलाइजेशन का अपना नैरेटिव होता है, लेकिन उन सब नैरेटिव्स में एक पैटर्न दिखता है। स्त्री को आदर्श भूमिका दी जाती है, पर वास्तविक स्वतंत्रता नहीं। जैसे माँ का महिमा मंडन, पतिव्रता का ग्लोरिफिकेशन, त्याग को सबसे गुण बताना, संस्कार को उसकी जिम्मेदारी बना देना। रोल कितने भी शानदार लगें, पर रोल का मतलब होता है सीमाएं उनकी तय हैं। स्त्री की इंडिविजुअलिटी गायब कर दी जाती है। उसकी आइडेंटिटी का बेस होता है किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ। उसके नाम से ज़्यादा उसके रिश्तों की पहचान चलती है। उसकी इच्छाएं कहानी में जगह ही नहीं पाती। सब लीजेंड, कहानियाँ, शास्त्रों में स्त्री की इच्छा रेयरली ही दिखाई जाती है। उससे या तो इच्छाएं नहीं होती, या यदि होती हैं तो उन्हें मायाजाल, भटकाव, अहंकार कहा जाता है। इसलिए ब्योर कहती हैं सिविलाइजेशन ने स्त्री को रोल दिया, लेकिन उस रोल के अंदर इंसान गायब कर दिया।
ब्योर एक बहुत क्रूशियल बात कहती हैं कि जब आप किसी के बारे में कहानी गढ़ते हैं तो असल में आप उसके लिए सीमाएं गढ़ते हैं। अगर माइथोलॉजी और रिलीजन में स्त्री को हमेशा संकोची, शांत, त्याग करने वाली, मॉरली सुपीरियर, इमोशनली फ्रजाइल दिखाया गया, तो असल दुनिया में भी वही रोल्स उसके लिए राइट माने जाते हैं। जिस बिहेवियर को कैसे पहचाने, वही बिहेवियर औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है। ये कल्चरल स्क्रिप्टिंग हजारों सालों से चल रही है और इस स्क्रिप्टिंग की वजह से रियल स्त्री की जगह स्टोरीज वाली स्त्री चलने लगती है। वे और कहती हैं कि समाज में एक फेक इमेज है वुमन, जो रियल औरत नहीं है पर एक मैन्युफैक्चर्ड आइडिया है। इस आइडिया का काम है स्त्री को सीमित रखना, उसकी आज़ादी को खतरा दिखाना, उसकी इंडिविजुअलिटी को दबाना और उसे हमेशा दूसरा ही बनाए रखना। रियल वुमेन और माइथोलॉजिकल वुमेन दोनों एक नहीं, लेकिन सोसाइटी मिथिकल इमेजेस को ही सच मान लेती है और इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है, रियल स्त्री की आवाज़ गायब हो जाती है। जब भी स्त्री की आज़ादी, उसकी चॉइसेस, उसकी स्वतंत्रता की बात आती है तो सबसे पहला जवाब जो समाज देता है वह यही होता है कि क्या करें, प्रकृति ने ही तो स्त्री को ऐसा बनाया है। कोई कहता है उसका शरीर नाजुक है, कोई कहता है उसका दिमाग भावुक है, कोई कहता है वह मल्टीटास्किंग के लिए बनी है पर बड़े कामों के लिए नहीं, कोई कहता है वह नेचुरली केयर टेकिंग के लिए ही बनी है। ये सारे स्टेटमेंट सुनने में लॉजिकल लगते हैं, पर सिमोन दे ब्योर कहती हैं नेचर को बहाना बनाकर सोसाइटी अपने रूल्स छुपाती है। ब्योर मानती है कि बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, शरीर फैक्ट्स से बना है, और मेंस्ट्रुएट करती है, प्रेगनेंसी होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेंथ का लेवल अलग हो सकता है, ये सब फैक्ट्स हैं। पर यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि बायोलॉजी बिहेवियर डिसाइड नहीं करती, बायोलॉजी सिर्फ पॉसिबिलिटी देती है। समाज बायोलॉजी को लेकर रूल्स बनाता है और ये रूल्स स्त्री की आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रेगनेंसी एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, पर घर में रहो, काम मत करो, मर्यादा से जियो, बच्चों का बोझ सिर्फ तुम्हारा है, ये सब बायोलॉजिकल नहीं, सोशल इंटरप्रिटेशन है। विवोर बोलती हैं बायोलॉजी का इस्तेमाल सीमाएं तय करने के लिए होता है, न कि सच समझने के लिए। ये आर्गुमेंट कि स्त्रियां नेचुरली इमोशनल होती हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है। लोग कहते हैं लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, लड़कियां जल्दी रो देती हैं, लड़कियों को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, डिसीजन मेकिंग उनका स्ट्रांग नहीं होता। तो इसलिए ब्योर कहती हैं जो इंसान बचपन से डर, संकोच और सीमाओं में पाला जाए, उसके कॉन्फिडेंट डिसीजन कैसे एक्सपेक्टेड है। मसलन अगर लड़के को चाइल्डहुड से ही रिस्क लेने दिया जाए और लड़की को रिस्क लेने से रोका जाए तो बड़ा होकर लड़का कॉन्फिडेंट लगेगा और लड़की कॉशियस। ये डिफरेंस नेचर का नहीं, कंडीशनिंग का रिजल्ट है। साइकोलॉजी नेचर नहीं, एक्सपीरियंस से बनती है। साइंस को गलत पढ़ाना। ये और कहती हैं कि साइंटिस्ट खुद भी एक कल्चर का हिस्सा होते हैं, उनके कंक्लूजन भी उनके ज़माने की सोच से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए ज़्यादातर स्टडीज़ वुमेन्स को पैसिव, इमोशनल, डोमेस्टिक दिखाते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स के दिमाग में भी वही इमेज पहले से सेट थी। बाद में जब सेम टॉपिक्स पर इम्पार्शियल रिसर्च हुई तो रिजल्ट बिल्कुल अलग निकली। वुमेन का पेन थ्रेशोल्ड कई बार ज़्यादा होता है, लॉजिकल रीजनिंग में डिफरेंस मिनिमल होता है, मल्टीटास्किंग में स्टेमिना हाई होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वुमेन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हैंडल करने में बेटर होती हैं, पर सोसाइटी ने इन रिजल्ट्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें अपने पुराने नैरेटिव से प्यार था। वे और कहते हैं कि दुनिया में दो बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं, एक नेचर ने औरत को मदर बनाया है और दूसरा नेचर ने उससे जेंटल बनाया है। पर ये दोनों स्टेटमेंट आधे सच हैं, आधे मैनिपुलेटेड होते हैं। मदरहुड एक पॉसिबिलिटी है, डेस्टिनी नहीं। वुमेन कैन बिकम ए मदर, लेकिन इसके बारे में सोसाइटी का नैरेटिव कुछ और ही बन गया है।
मदरहुड ही औरत का पर्पज है, बच्चे ही उसका प्राइमरी रोल है, केयर टेकिंग नेचुरल ड्यूटी है, ड्रीम्स और एम्बिशन सेकेंडरी हैं, और गिल्ट है अगर वो इन रोल से हटे। वे और कहती हैं, मदर होना एक रोल तब बनता है जब सोसाइटी उसे एक ड्यूटी बना दे। जेंटल होना कौन तय करता है? जब लड़की को बचपन से सिखाया जाए लड़कियां लाउड नहीं होती, अग्रेशन लड़कों का काम होता है, एंगर लड़कियों का शो नहीं करना चाहिए, तो नेचुरली वो जेंटल लगेंगी। और ये रियल नेचर नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट का रिजल्ट होता है। विवोर का फाइनल कंक्लूजन बड़ा सिंपल और पावरफुल है। नेचर पॉसिबिलिटीज देती हैं, लिमिटेशन सोसाइटी बनाती है। एक औरत का शरीर सोशल रूल्स का कारण नहीं, बस एक बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। जैसे मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस है, प्रेगनेंसी एक ऑप्शन, स्ट्रेंथ का लेवल एक एस्पेक्ट। बस इनका मतलब ये नहीं होता कि उसकी फ्रीडम कम है, उसकी आइडेंटिटी प्री डिफाइंड है या उसका रोल फिक्स्ड है, लेकिन सोसाइटी इन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके उस पर रोल्स इम्पोज करती हैं, और इसी को ब्योर सबसे बड़ा धोखा बोलती हैं। ब्योर के अकॉर्डिंग बायोलॉजी कहती है शरीर अलग है, साइकोलॉजी कहती है एक्सपीरियंस अलग है, साइंस कहती है डिफरेंस इक्वल कैपेबिलिटी को रोकते नहीं। पर सोसाइटी ने इन डिफरेंसेस को अपॉर्चुनिटी की जगह एक्सक्यूज बना दिया। एक्सक्यूज यह साबित करने का कि स्त्री को ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत नहीं, लीडरशिप उसकी नेचुरल क्वालिटी नहीं, घर परिवार उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन अननेचुरल है, वह सेकेंडरी रोल में ही कंफर्टेबल है। प्योर बोलती हैं डिफरेंसेस को वीकनेस बना देना पैट्रियार्कल सोसाइटी का सबसे पुराना तरीका है। मानव इतिहास में अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा कंट्रोल की गई है तो वह है स्त्री की सेक्सुअल डिज़ायर। वे और कहती हैं कि दुनिया की हर सभ्यता ने, हर धर्म ने, हर संस्कृति ने स्त्री की सेक्सुअलिटी को लेकर डर, शर्म और कंट्रोल की दीवार खड़ी की है, क्योंकि एक सिंपल सा रूल सोसाइटी हमेशा फॉलो करती रही है कि जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो उसे टैबू बना दो। और स्त्री की सेक्सुअलिटी वही चीज़ है जिसकी फ्रीडम हमेशा पावर स्ट्रक्चर्स को डराती रही। डिज़ायर्स की बात लड़के से करना आसान माना जाता है, पर लड़की से ये बातें मत पूछो। अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। इच्छाएं रखना शर्म की बात है। बॉडी के अराउंड कॉन्शियसनेस रखना ज़रूरी है। लड़की को सिखाया जाता है कि डिज़ायर रखना ही रॉन्ग है, लेकिन वे और कहती हैं जब इच्छा को नाम देने की अनुमति ही न हो तो लड़की उसे पहचानना ही भूल जाती हैं, और यही पहला स्टेप है इंटरनल कंट्रोल का। समाज का सबसे बड़ा हथियार है शर्म, शेम। शेम को वेपन की तरह यूज़ किया जाता है। कपड़े पर शेम, शरीर पर शेम, पीरियड्स पर शेम, अट्रैक्शन पर शेम, सेक्सुअल चॉइसेस पर शेम, डिज़ायर्स पर शेम। वे और कहती हैं कि शेम नॉर्मल नहीं है, शेम सिस्टम द्वारा डाली गई एक प्रोग्रामिंग है। जब किसी इंसान को शेम सिखाया जाए तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। शेम यानी साइलेंस और साइलेंस यानी कंट्रोल। हर समाज ने लड़की की डिज़ायर्स को दो तरीके से प्रेजेंट किया है। एक तो है या तो वह प्योर होगी, मतलब डिज़ायरलेस। गुड गर्ल का मतलब डिज़ायर नहीं, उसकी प्योरिटी तब तक वैलिड है जब तक उसके अंदर कोई वांट, कोई अट्रैक्शन, कोई डिज़ायर, कोई चॉइस नहीं। या फिर उसे डेंजरस होगा। अगर लड़की ओपनली चाहे तो सोसाइटी उसे बैड, फास्ट, वल्गर, इमोरल के टैग दे देती है। यानी लड़की के पास दोनों ऑप्शन में लूज ही लूज है, चाहे तो बुरी, न चाहे तो इनकम्प्लीट। यह डबल बाइंड हमेशा वुमेन को कंफ्यूज और सप्रेस करता है। डिवोर कहती हैं औरत की डिज़ायर को या तो आइडलाइज किया गया है या डिमोनाइज। दोनों तरीकों में उसका मानव रूप गायब कर दिया गया है। डिवोर मैरिज को सेक्सुअल रेगुलेशन सिस्टम कहती हैं, क्योंकि जिस इच्छा को सोसाइटी ओपनली अलाउ नहीं करती उससे शादी में बंद कर दिया जाता है। हस्बैंड को स्त्री की इच्छा पर अधिकार दे दिया जाता है। औरत की नीड्स सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। उसका प्लेजर एक टैबू टॉपिक बना रहता है। उस पर ड्यूटी का भार रखा जाता है।
डिज़ायर्स नहीं। सोसाइटी का आइडिया सिंपल रहा, डिज़ायर को इंडिपेंडेंट मत रहने दो, उससे एक इंस्टीट्यूशन में बांध दो। कल्चर ने हमेशा दो तरह की इमेज रिपीट की है, सती सावित्री टाइप जिसमें डिज़ायर जीरो हो, और दूसरा है टेम्पट्रेस टाइप जिसमें डिज़ायर डेंजरस हो। सती सावित्री टाइप में सैक्रिफाइस, पेशेंस, प्योरिटी ये क्वालिटी सेलिब्रेट की गई हैं और डिज़ायर को सप्रेस करके, और टेम्पट्रेस टाइप में वो ब्यूटीफुल, सेडक्टिव, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव दिखाई जाती है। इन दोनों इमेज में एक कॉमन बात है, रियल स्त्री की इच्छा की कोई जगह नहीं है, बस रोल है। भी और कहती हैं कल्चर ने वुमेन को सेक्सुअली इंडिपेंडेंट दिखाने की हिम्मत नहीं की। जब लड़की को डिज़ायर से डराया जाता है तो उसके 3 बड़े साइकोलॉजिकल परिणाम होते हैं। पहला है वह अपने शरीर को एनिमी समझने लगती है, कहीं ये गलत ना समझ लिया जाए, कहीं मुझे जज ना किया जाए, बॉडी दिख गई तो प्रॉब्लम। बॉडी पर एंजाइटी बढ़ती जाती है। दूसरा है वह खुद को हमेशा गार्ड मोड में रखती है, हर जगह हर पल कॉशन। इसका रिजल्ट है कांस्टेंट स्ट्रेस। तीसरा है डिज़ायर गिल्ट बन जाती है। डिज़ायर को एंजॉय करने की बजाय लड़की उसे छुपाती है, शर्माती है, अपराध महसूस करती है। गिल्ट और डिज़ायर एक साथ नहीं रह सकते, तो धीरे धीरे डिज़ायर दब जाती है। फिवोर का सबसे शार्प पॉइंट है औरत की सेक्सुअल डिज़ायर को दबाना उसके व्यक्तित्व को वीक बनाने का सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि डिज़ायर्स का मतलब है अपनी चॉइस, अपना शरीर, अपनी इच्छा, अपनी एजेंसी, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपना प्लेजर, अपना कंट्रोल। और जिनके पास अपना कंट्रोल होता है उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए समाज ने सबसे ज़्यादा अटैक इसी पर किया। बिवॉरी आर्ग्यू करती हैं कि जिस इंसान को डिज़ायर एक्सप्रेस करने का हक नहीं होता उसकी फ्रीडम आधी रह जाती है, क्योंकि डिज़ायर सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती। डिज़ायर का मतलब होता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं किसे पसंद करती हूँ, मैं किस डायरेक्शन में लाइफ चलाना चाहती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ। जब डिज़ायर्स पर तालाबंदी हो जाती है तो डिज़ायर से जुड़ी हर चीज़ पर भी कंट्रोल हो जाता है। औरत की फ्रीडम यहीं आधी रह जाती है। बिवॉर बताती हैं कि स्त्री की इच्छा नेचुरल है, ह्यूमन है, इमोशनल और फिजिकल दोनों हैं और नॉर्मल है, पर सोसाइटी ने इसे डेंजरस या शेमफुल बना दिया है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्त्री ने खुद की चाह को पहचानने में भी असहज फील करने लगी, और जिसका डिज़ायर ही चुप करा दिया जाए उसकी पूरी पर्सनैलिटी भी अधूरी महसूस होगी। सोसाइटी का सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि घर औरत की नेचुरल जगह है, जैसे घर एक कंफर्ट जोन हो, एक सैनिक्चुरी हो, एक सुरक्षित दुनिया हो। विवोर कहती हैं कि ये इल्यूजन सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस इल्यूजन के अंदर छिपा होता है सेंचुरीज पुराना कंट्रोल सिस्टम। विवोर मैरिज को एक रोमांटिक बॉन्ड नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन मानती है, जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मेल पावर ने मिलकर बनाया है। पुराने ज़माने में मैरिज का मतलब था प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, लीनेज का कंट्रोल, हाउस होल्ड लेबर्स का मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा वुमेन को सिक्योर होल्ड में रखना। मैरिज को लव का रूप बाद में दिया गया। पहले मैरिज एक अरेंजमेंट था, औरत उस अरेंजमेंट की सेंट्रल ऑब्जेक्ट थी। सोसाइटी को औरत पर पूर्ण अधिकार चाहिए था, इसीलिए मैरिज को सैक्रेड बना दिया गया। बिवोर बोलती हैं कि शादी एक ऐसा पल है जहां औरत सडनली अपनी बॉडी और टाइम से दूरी महसूस करने लगती है, क्योंकि उसकी सेक्सुअलिटी रेगुलेटेड हो जाती है, उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उसका करियर सेकेंडरी बन जाता है, उसकी फैमिली का सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और सबसे बड़ा अब वो खुद के लिए नहीं रिश्तों के लिए जीती है। मैरिज एक ऐसा केज है, एक ऐसा पिंजरा है जहाँ बार्स दिखती नहीं पर बाउंड्रीज क्लियरली फील होती हैं। घर का काम दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। घर नहीं चले तो समाज नहीं चलता, पर आयरनी ये है कि इस काम को काम ही नहीं माना जाता, इसके लिए रिस्पेक्ट कम मिलता है, इसमें कोई आर्थिक इंडिपेंडेंस नहीं, और इसे नेचुरल ड्यूटी माना जाता है।
वॉर का शार्प पॉइंट है, जो काम फ्री में हो उसे लोग नेचुरल बोल देते हैं, इसलिए हाउस वर्क को ड्यूटी बना दिया गया, प्रोफेशनल नहीं। और जब कोई काम ड्यूटी बन जाए तो औरत के हिस्से में ही आता है। वॉर मदरहुड को डिनाई नहीं करती, वो कहती हैं मदरहुड ब्यूटीफुल हो सकता है, पर जब उसे डेस्टिनी बना दिया जाए तो वो एक ट्रैप बन जाता है। सोसाइटी मदरहुड को कैसे प्रेजेंट करती है? औरत माँ बनने के लिए ही बनी है। माँ का प्यार सबसे प्योर होता है। बच्चा औरत की जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस है। सैक्रिफाइस ही माँ का मतलब है। ये सुनने में स्वीट लगता है, पर ब्योर का क्वेश्चन सिंपल है। अगर मदरहुड नेचुरल है तो फिर इतने प्रेशर क्यों? मदरहुड को सैक्रेड बनाकर सोसाइटी ने दो काम किए। औरत की आइडेंटिटी को सिर्फ मदरहुड तक सीमित करना और बाकी एम्बिशन को सेल्फिश डिक्लेयर कर देना। यानी अगर औरत माँ बनकर हैप्पी हो तो परफेक्ट, और अगर वो पर्सनल गोल्स चाहे तो गलत। ये डबल स्टैंडर्ड ही बड़ा कंट्रोल सिस्टम है। वे और कहती हैं कि सोसाइटी ने स्त्री को जो सबसे जहरीली चीज दिखाई वह है त्याग ही तुम्हारा गुण है। त्याग को बराबरी से ज्यादा महत्व दिया गया। अपनी इच्छा का त्याग, सोने जागने का त्याग, करियर का त्याग, हेल्थ का त्याग, इमोशंस को सप्रेस करना, गोल्स को पोस्टपोन करना, हमेशा किसी और को पहले रखना। ये सब सुनकर लगता है कि औरत नेचुरली सैक्रिफाइसिंग होती है, पर भी और साफ कहती हैं सैक्रिफाइस आदत बन जाती है जब किसी को बर्थ से ही यही सिखाया जाए। सैक्रिफाइस नेचर नहीं, ट्रेनिंग होती है। और जब इंसान साथी नहीं बल्कि सैक्रिफाइजर बन जाए तो रिलेशनशिप में बराबरी इम्पॉसिबल हो जाती है। मदरहुड को इमोशनल फुलफिलमेंट का सिंबल बनाया गया, पर उसके दूसरी साइड को छुपाया भी गया। स्लीपलेस नाइट्स, कांस्टेंट प्रेशर, चाइल्ड केयर का पूरा लोड, जीरो पर्सनल स्पेस, गिल्ट अगर वो थक जाए, गिल्ट अगर वो ब्रेक चाहे, गिल्ट अगर वो सेल्फ केयर चाहे। ये गिल्ट सिस्टम सबसे बड़ा दिमागी बोझ है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि मदर एग्जॉस्टिंग काम भी करे, इमोशनली अवेलेबल भी रहे, कभी कंप्लेन भी ना करे और स्माइल भी करती रहे, यानी एक सुपर ह्यूमन इमेज। और ब्योर कहती हैं मदरहुड का रियल टॉर्चर उस आइडियल इमेज को पूरा करने में है जो कभी संभव ही नहीं थी। मैरिज और मदरहुड दोनों एक पावर सिस्टम के पिलर्स बन जाते हैं। औरत की चॉइसेस नैरो हो जाती हैं, उसके डिसीजंस फैमिली ओरिएंटेड कर दिए जाते हैं, उसका करियर सैक्रिफाइसेस से भरा होता है और उसकी फ्रीडम जिम्मेदारियों के नीचे दम तोड़ती है। सोसाइटी यही चाहती थी कि औरत को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वो खुद के बारे में सोचे ही ना। यही बाकी दुनिया कम समझ पाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल भी हो सकता है। और इमोशनल लेबर को भी हाईलाइट करती हैं। घर वालों के मूड संभालना, फाइट स्मूथ रखना, सबको इमोशनली हैंडल करना, बच्चों की मेंटल हेल्थ देखना और खुद के इमोशंस दबाना, ये इनविजिबल काम है जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई छुट्टी नहीं और कोई एप्रिसिएशन नहीं। विवॉर का कमेंट है कि इमोशनल लेबर का लोड औरत को ही दिया जाता है, क्योंकि सोसाइटी मानती है कि इंसानों की इमोशंस संभालना उसकी ड्यूटी है। मैरिज और मदरहुड दोनों रोल्स हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब रोल्स आइडेंटिटी बन जाए। प्योर कहती हैं औरत घर में इतनी घुल जाती है कि वह खुद को देखना भूल जाती है। वो किस चीज़ से खुश होती थी, उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, उसकी अपनी लाइफ कैसे दिखती है। इन सवालों के जवाब बहुत सी औरतों के पास नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये सवाल पूछने का समय ही नहीं मिला। सिमोन दे ब्यूवर के अनुसार अगर इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जो स्त्री की जिंदगी को जड़ से बदल सकती है तो वह है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। क्योंकि जितना कंट्रोल सोसाइटी चाहती है उसका सबसे बड़ा स्रोत यही होता है। जिसके पास पैसे नहीं उसके पास पावर नहीं, और जिसने पावर खो दी उसकी फ्रीडम ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। वे और कहती हैं कि वर्क गिव्स एग्जिस्टेंस, यानी काम सिर्फ अर्निंग का माध्यम नहीं बल्कि यह एक इंसान की आइडेंटिटी बनाता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो
वह दुनिया में योगदान दे रहा होता है, वह खुद को यूज़फुल फील करा रहा होता है, उसके पास अपना स्पेस होता है, वह अपने डिसीजंस ले सकता है, उसका व्यक्तित्व ग्रो करता है। पर जब औरत का काम से दूर रखा जाता है तो उसमें से यह सारी अपॉर्चुनिटी छिन जाती हैं। शी बिकम्स डिपेंडेंट, रिस्ट्रिक्टिव और इनविजिबल। सोसाइटी का सबसे क्लेवर ट्रिक ये है कि औरत को घर का काम दो, पर उस काम को काम डिक्लेयर मत करो, क्योंकि अगर हाउसवर्क को काम माना जाता तो पेमेंट देना पड़ता, और अगर पेमेंट होता तो औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती। पर अनपेड वर्क का मतलब हुआ कोई सैलरी नहीं, कोई पर्सनल पैसे नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई इकोनॉमिक चॉइसेस नहीं, और सब डिसीजंस किसी और के हाथ में। वे और बोलती हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी ज़िंदगी पर उसका अधिकार नहीं होता। सोसाइटी ने एक फॉर्मूला बना दिया, पुरुष कमाएगा, स्त्री घर संभालेगी। ज़रा लॉजिक से सोचो, जितना महत्व सोसाइटी ने कमाने को दिया उतना ही घर संभालने को कम किया, और जिस रोल को लो वैल्यू बनाया जाता है वो ऑटोमेटिकली पावरलेस बन जाती है। प्रोवाइडर बनकर पुरुष को मिल गया अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, मोबिलिटी, सोशल स्टेटस, और औरत के हिस्से में आई डिपेंडेंस, रेस्ट्रिक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बड़ा, कुछ कहने का हक नहीं। विवोर कहती हैं, प्रोवाइडर्स बनना पावर दे देता है और पावरलेस बनना जस्टिफिकेशन क्रिएट कर देता है। विवोर घर के काम को सबसे बड़ा धोखा कहती हैं, क्योंकि यह फिजिकली एग्जॉस्टिंग है, 24/7 आवर चलता है, इमोशनल लेबर इंक्लूड होता है, छुट्टी नहीं होती, कोई पैसा नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, और समाज इसे इम्प्रेसिवली प्रेजेंट करता है। घर संभालना औरत का एहसास है, उसका प्यार है, उसका रोल है। इस लाइन में सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि रोल देते हुए काम को इनविजिबल बना दिया गया। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है, पढ़ाई करो पर मैरिज इम्पोर्टेंट है, जॉब अच्छा है पर घर मैनेज करना प्रायोरिटी है, करियर ठीक है पर फैमिली पहले। ये लाइन इतनी बार रिपीट होती है कि लड़की अपने करियर को ऑप्शनल समझने लगती है। वे और कहती हैं कि औरत नेचुरली डिपेंडेंट नहीं है, उसे डिपेंडेंट बनाया जाता है। डिपेंडेंस एक एक्सीडेंट नहीं, एक केयरफुली डिजाइंड पैटर्न है। वे और ऑब्जर्व करती हैं कि जब औरत काम करती है तब भी बर्डन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ऑफिस का काम भी उसी का है, घर का काम भी उसी का, बच्चे भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनल लेबर भी उसी का है। इसको डबल बर्डन या डबल शिफ्ट कहा जाता है, यानी फ्रीडम मिली पर आधी, पैसा आया पर अंदर गिल्ट भी आया। विवोर बोलती हैं, औरत को काम अलाउ किया जाता है पर रिलैक्सेशन अलाउ नहीं किया जाता, उसका स्ट्रगल दोहरा हो जाता है। सिमोन के अकॉर्डिंग औरत तब जेन्युइनली फ्री होती है जब उसके पास अपना पैसा हो, क्योंकि फिर वह अपनी डिसीजन ले सकती है, उसकी परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, वह टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ सकती है, वह अपनी लाइफ खुद डायरेक्ट कर सकती है। सोसाइटी उसको लाइटली नहीं ले सकती, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली ग्रो करता है, उसकी आवाज़ की कीमत होती है। इकोनॉमिक फ्रीडम से इमोशनल स्ट्रेंथ आती है। इसीलिए सोसाइटी फाइनेंशियल फ्रीडम को डेंजरस मानती है, क्योंकि सिंपल है, अगर औरत फाइनेंशियली स्वतंत्र हो गई तो कंट्रोल का पुराना स्ट्रक्चर टूट जाएगा। सोचो, वह एब्यूजिव शादी छोड़ सकती है, वह इंडिपेंडेंट घर चला सकती है, वह अपना लाइफस्टाइल चूज कर सकती है, वह किसी पर रिलाय नहीं करेगी, वह अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ेगी। ये सब सोसाइटी की पुरानी कंडीशनिंग को चुनौती देते हैं। इसलिए हमेशा सुना, इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता ठीक नहीं, पैसा लड़कियों को बिगाड़ देता है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस से घर टूट जाता है। बियॉर का जवाब साफ है, घर तब टूटता है जब बराबरी नहीं होती, इंडिपेंडेंस से नहीं। बियॉर इस बात पर जोर देती हैं कि जब औरत काम शुरू करती है तो उसकी आइडेंटिटी के 3 बड़े बदलाव आते हैं। सेल्फ वर्थ बढ़ती है, अपने पैसे से कुछ खरीदना सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत मजबूत बनाता है। दूसरा है फियर कम होता है, डिपेंडेंसी का डर खत्म हो जाता है, उसके पास अपना बैकअप होता है। और तीसरा है
रिलेशनशिप हेल्थियर हो जाते हैं। जब दोनों फाइनेंशियली बराबर हों तो रिलेशनशिप नेचुरली रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। सिमोन दे ब्योर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है, आखिर एक स्त्री अपनी जिंदगी कहाँ से शुरू करे जब सोसाइटी ने उसके चारों तरफ इतनी दीवारें बना दी हों। उनका जवाब एग्जिस्टेंशियलिज्म से आता है, एक ऐसा थॉट सिस्टम जो कहता है इंसान पैदा होकर रेडीमेड नहीं आता, वह खुद को बनाता है। पर प्रॉब्लम, स्त्री को खुद को बनाने का मौका ही बहुत देर से मिलता है। ब्योर अब एक रास्ता बताती है जो स्त्री को गिवन आइडेंटिटी से निकालकर उसकी चूजन आइडेंटिटी तक ले जाता है। पहला है सेल्फ और रोल में फर्क। ब्योर कहती हैं कि हर स्त्री की जिंदगी में दो आइडेंटिटीज होती हैं। एक वह जो सोसाइटी उसे देती है, यानी रोल, अच्छा व्यवहार, सेक्रीफाइस, धर्म, मदरहुड, मैरिज, परिवार के रूल्स, लड़कियों को ऐसे ही रहना चाहिए वाली बातें, ये सब दिया हुआ होता है। इसमें वह अपनी इच्छा से नहीं आती, उसे इसमें ढाला जाता है। और दूसरा वह जो खुद बनाती है, यानी सेल्फ, उसके ड्रीम्स, उसकी चॉइसेस, उसके गोल्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी फिलॉसफी, उसकी इनर वॉइस, ये कमाया हुआ होता है। व्योर का मेन पॉइंट गिवन रोल को तोड़कर चूजन लाइफ बनाना ही फ्रीडम है। फ्रीडम एक बाहरी गिफ्ट नहीं, एक अंदर की यात्रा है। सोसाइटी किसी भी स्त्री के हाथ में फ्रीडम प्लेट में सर्व नहीं करती। अगर आप वेट करोगे कि कोई परमिशन देगा तो पूरी लाइफ वेट में गुजर जाएगी। फ्रीडम तब शुरू होती है जब औरत खुद डिसीजन ले, क्या चाहिए, कौन सा रास्ता, किस तरह जीना है, क्या सहन नहीं करना है। फ्रीडम एक डिसीजन से शुरू होती है, मैं खुद को डिफाइन करूंगी। सिमोन के अनुसार गिल्ट का सिस्टम तोड़ना सबसे बड़ा काम है। हर स्त्री के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई रूल नहीं बल्कि गिल्ट होता है। सोसाइटी ने गिल्ट को ऐसे इम्प्लांट किया है कि मैं सेल्फिश तो नहीं, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं ज़्यादा डिमांड तो नहीं कर रही, क्या मुझे इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्या यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये गिल्ट स्त्री के दिमाग का लॉक है और फ्रीडम का पहला स्टेप है गिल्ट से बाहर निकलना। क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चेन है जो दिखती नहीं पर बांधे हुए है बहुत कसकर। बिकमिंग, अपनी जिंदगी खुद बनाना, बिहेवियर का ये फेवरेट आइडिया है, यानी इंसान एक स्थिर चीज नहीं, वह लगातार बन रहा होता है। और यही स्त्री के लिए सबसे ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी है। शी कैन रिक्रिएट हरसेल्फ, कभी भी, किसी भी उम्र में, चाहे उसने जिंदगी में कितना भी सेक्रीफाइस किया हो, चाहे कितनी ही बाउंड्रीज झेली हो, चाहे कितने गलत डिसीजन लिए हो, चाहे सोसाइटी ने कितनी बार उसे द अदर यानी सेकंड बनाया हो। बिकमिंग का मतलब है आज से, इस पल से मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगी। और यही सबसे बड़ा एक्सिस्टेंशियल फ्रीडम है। ब्योर रिलेशनशिप को रिजेक्ट नहीं करती, वो कहती है कि लव तब तक ब्यूटीफुल है जब तक वह इक्वलिटी पर बेस्ड हो। अनइक्वल लव डिपेंडेंसी है जहाँ एक डिसाइड और दूसरा एडजस्ट करता है। इक्वल लव ही कंपेनियनशिप है जहाँ दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं। औरत जब तक खुद कंप्लीट ना हो तब तक लव उसके लिए एक कैद बन सकता है, लेकिन जब वह कंप्लीट होती है तब लव उसके लिए एक फ्रीडम बन जाता है। फ्रीडम का मतलब एलोन रहना नहीं होता। लोग सोचते हैं कि फ्री स्त्री मतलब रेबल, लोनली, सेल्फिश, बट ब्योवर कहती हैं फ्रीडम का मतलब अकेलापन नहीं, फ्रीडम का मतलब अपनी कंडीशंस चुनना है। फ्रीडम कौन से रिश्ते चाहिए, क्या वर्क चाहिए, क्या ड्रीम्स चाहिए, क्या टॉलरेट नहीं कर सकती, क्या जीवन का पर्पस है। फ्रीडम का मतलब क्लैरिटी और चॉइसेस है, और चॉइसेस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमोन के हिसाब से यही रियल एडल्टहुड है। क्रिएटिविटी स्त्री की सबसे अनदेखी ताकत है। वो कहती हैं कि स्त्री के अंदर क्रिएशन की क्षमता नेचुरली बहुत गहरी होती है। राइटिंग के फॉर्म में आर्ट, टीचिंग, थिंकिंग, बिल्डिंग, डिजाइनिंग, केयरिंग, मैनेजिंग, प्लानिंग, ऑब्जर्विंग, इमेजिंग। और ये कैपेबिलिटी तब तक एक्सप्लोर होती हैं जब तक औरत रोल से बाहर निकलकर क्रिएटिव लाइफ चूज करती है।
वो लिखती हैं कि औरत क्रिएटिव तब बनती हैं जब उसे खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। सिमोन कहती हैं फ्रीडम एक बार मिलकर ख़त्म नहीं होती, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, एक एटीट्यूड है, एक हैबिट है। हर रोज़ थोड़ा सा ना कहना, थोड़ा सा खुद के लिए सोचना, थोड़ा सा अपनी इच्छा एक्सप्रेस करना, थोड़ा सा गिल्ट छोड़ना, थोड़ा सा ड्रीम परस्यू करना, थोड़ा सा इमेजिनेशन देखना, इन स्मॉल चॉइसेस में ही पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत होती है। सिमोन का एक डायलॉग है कि फ्रीडम एक बड़ी चीज़ नहीं, छोटे डिसीजन का बड़ा परिणाम है। व्योवर का अंतिम विजन बहुत पॉजिटिव है, एक ऐसी दुनिया जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे को अपोज नहीं करते, दोनों के रोल्स फिक्स्ड नहीं हैं, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दोनों इमोशनल रिस्पॉन्सिबल, दोनों खुद को ग्रो करने देते हैं। रिलेशनशिप में बार्गेनिंग नहीं, क्लैरिटी होती है। दूसरा या स्कैंडे जैसा कंसेप्ट ही खत्म हो जाए, हर इंसान अपने होने का मतलब खुद बनाए। ये यूटोपिया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस से रियल बन सकता है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग लिबरेशन अपने रोल को क्वेश्चन करना है, अपने सेल्फ को ढूंढना, अपने डिसीजन खुद लेना, गिल्ट से बाहर निकलना, डिपेंडेंसी के चक्कर को तोड़ना, इमेजिनेशन को पोषित करना, काम करना, खुद के लिए लिविंग स्पेस बनाना, और सबसे ज़रूरी खुद को अदर नहीं सेल्फ समझना। यानी फ्रीडम का मतलब परफेक्ट होना नहीं, खुद का होना है। सिमोन दे ब्यूवर एक लाइन में पूरी किताब का मैसेज कहती हैं कि औरत को दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं, पहले उसे अपने बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। और जब वो ऐसा करती है, वह खुद को डिफाइन करती है, खुद के लिए जीवन चुनती है, रोल नहीं आइडेंटिटी चूज करती है, तो वो सिर्फ एक औरत नहीं रहती, वह एक कंप्लीट इंसान बनती है। और यही इस किताब का अंतिम विक्ट्री पॉइंट है। सिमोन दे ब्यूवर ने द सेकंड सेक्स किताब 1949 में लिखी थी। और जब कोई सोचता है कि इतनी पुरानी किताब आज के 2020-2030 की दुनिया में कैसे रेलेवेंट हो सकती है, तो जवाब आयरॉनिकली सिंपल है। प्रॉब्लम बदली है, उसका रूप बदल गया है, उसका सिस्टम नहीं। ब्यूवर जिसके बारे में बात कर रही थी वो आज भी वही रूप बदल कर मौजूद है। तो इसे हम अपने कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। पहला है मॉडर्न वुमेन के नाम पर कंफ्यूजन। आज लड़की पढ़ी लिख सकती है, काम कर सकती है, मोबाइल यूज कर सकती है, ट्रैवल, सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल सब ओपन लगता है। लेकिन सिमोन के हिसाब से क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम दिखती कितनी है और मिलती कितनी है। आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी हैं। लिबरल दिखने वाले लोग भी अंदर से पुराने माइंडसेट रखते हैं। मॉडर्न लड़कियां भी परफेक्ट औरत बनने के प्रेशर में रहती हैं। सिमोन बोलती हैं रोल बदला है, पर रोल का दबाव नहीं। आज की औरत से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वह इंडिपेंडेंट भी हो, पर फैमिली ओरिएंटेड भी हो, मॉडर्न भी हो, पर ट्रेडिशनल भी हो, करियर भी मैनेज करे, पर घर भी परफेक्ट रखे, स्ट्रॉन्ग भी दिखे, पर ओवर स्ट्रॉन्ग भी ना लगे, आउटस्पोकन भी हो, पर बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन भी ना हो। ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन मॉडर्न फेमिनिज्म का सबसे बड़ा ट्रैप है। दूसरा है सोशल मीडिया, नई विजिबिलिटी और नई इनविजिबिलिटी। सोशल मीडिया ने औरत को आवाज़ दी है, पर साथ में नई साइकोलॉजिकल जंजीरें भी दी हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रेशर। इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने ब्यूटी नैरेटिव्स को इतना बढ़ा दिया है कि स्किन, बॉडी, लुक्स, लाइफस्टाइल, आउटफिट्स, एस्थेटिक्स सब एक कंपेयर हेमेस्टर व्हील बन गए हैं। बेवोर बोलती है जब कोई और तुम्हारी इमेज डिसाइड करता है, तब तुम्हारी आइडेंटिटी कभी फ्री नहीं होती। आज आइडेंटिटी इंस्टाग्राम के फिल्टर्स और ट्रेंड से डिसाइड हो रही है। दूसरा है सेक्सुअलिटी का डबल ट्रैप। अगर औरत बोल्ड पोस्ट करे, अटेंशन सीकिंग, अगर सिंपल पोस्ट करे, बोरिंग और ट्रेडिशनल, यानी चॉइस उसकी नहीं, जजमेंट दुनिया का। तीसरा है रिलेशनशिप्स। लव तो मॉडर्न हो गया, पर पावर ओल्ड ही है। आज के रिलेशनशिप मॉडर्न लगते हैं, डेटिंग एप्स, टॉकिंग स्टेज, कैजुअल बॉन्डिंग, लेकिन स्ट्रक्चर आज भी अनइक्वल होते हैं। लड़कियां इमोशंस एक्सप्रेस करे तो क्लिंजी, ना करे तो कोल्ड, करियर फोकस्ड हो तो इंटिमिडेटिंग, और फैमिली फोकस्ड हो तो सिंपल। पुरानी इमेजेस आज भी छिपकर काम कर रही हैं।
व्योर का फॉर्मूला है, लव तभी इक्वल होता है जब दोनों फाइनेंशियली और मेंटली इंडिपेंडेंट हो। आज भी यही बैटल चल रही है। चौथा है सक्सेस का प्रेशर और सुपर वुमेन का नया मिथ। मॉडर्न दुनिया ने औरत के लिए एक नया रोल बना दिया है, द सुपर वुमेन, जिस पर एक्सपेक्टेशन है टॉप जॉब, परफेक्ट मॉम, परफेक्ट वाइफ, हेल्दी बॉडी, एक्टिव सोशल लाइफ, मेंटल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, इमोशंस हैंडल, घर भी संभालना है और खुद भी संभलना है। ये एक और मिथ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने की सती सावित्री मिथ। रोल बदला पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वही है। ब्योर बोलती है, मिस चाहे मॉडर्न हो या पुरानी, वह स्त्री से इंसान की पहचान छीन लेती है। आज की लड़की ओपन स्पेस में घूम सकती है, पर फियर के बिना नहीं। रात में ट्रैवल का डर, हरेसमेंट का डर, जजमेंट का डर, वर्क प्लेस बायस का डर, क्या पहनूं इसका डर। आज की फ्रीडम रियल नहीं, कंडीशनल फ्रीडम लगती है। होती है फ्रीडम तब नहीं होती जब सेफ्टी शर्तों पर मिले। आज वुमेन हर फील्ड में, साइंस, टेक, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, पर इनइक्वलिटी अभी भी सटल रूप में है। प्रमोशन समय डाउटेड है, प्रेगनेंसी को ड्रॉबैक माना जाता है, लीडरशिप में वुमेन को लेस कॉन्फिडेंट देखा जाता है, मेल डोमिनेंट स्पेसेस में रिस्पेक्ट स्ट्रगलफुल रहता है। सिमोन कहती हैं कि सिस्टम इक्वलिटी की बात करता है पर प्रैक्टिस में नहीं लाता। मैरिज और मदरहुड रोल्स बदले हैं पर गिल्ट अभी भी वही है। आज की मैरिड औरत जॉब भी करती है, घर भी, बच्चे भी, सोशल लाइफ भी, इमोशनल लेबर भी उसके पास है, पर एक्सप्रेशन ये है कि सब कुछ सूदनिंग मैनेज करे और कंप्लेन मत करे। गिल्ट एक इंटरनलाइज सिस्टम बन गया है। मैं मदर हूँ तो मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मैं जॉब करती हूँ तो गिल्ट होना चाहिए, मैं ब्रेक चाहूँ तो सेल्फिश लग सकती हूँ। बियोवर का क्लेम आज भी वैलिड है कि सैक्रिफाइस को नेचुरल बताना कंट्रोल का सबसे पुराना तरीका है। आज की स्त्री की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर है। सिमोन कहती हैं, द रियल बैटल इज नॉट अगेंस्ट मैन, द रियल बैटल इज अगेंस्ट द कंडीशनिंग इनसाइड द वुमेन्स ओन माइंड। आज की लड़की बोल्ड है, कैपेबल है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, पर इंटरनल डाउट्स का सामना रोज करती है। क्या मैं बहुत ज़्यादा चाह रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गुड गर्ल नहीं हूँ? क्या मैं सेल्फिश लगूंगी? ब्योर बोलती हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में से सेकेंडरी वाली आवाज़ निकालो। आज की स्वतंत्रता कैसे दिखनी चाहिए? ब्योर का फाइनल प्रिंसिपल आज भी मॉडर्न ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकता है। पहला है आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा है अपने डिसीजन खुद लेना, गिल्ट को रिकॉग्नाइज करना और तोड़ना, रिलेशनशिप में इक्वलिटी, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करना, अपने प्लेजर और डिजायर को नेचुरल मानना, खुद को द अदर नहीं सेल्फ मानना। इसलिए ब्योर आज भी रेलिवेंट है क्योंकि दुनिया बदल गई है पर पैटर्न वही है। पुराने एक्सपेक्टेशंस, नई लैंग्वेज, पुराने बायस, नए प्रेजेंटेशन, पुराना कंट्रोल, नए तरीके। ब्योर का मैसेज आज भी उतना ही पावरफुल है। औरत को दुनिया बदलने से पहले अपने बारे में दुनिया की कही हुई बातें बदलनी होगी। आज की स्वतंत्रता यही है, अपने लिए सोचना, अपनी ज़िंदगी खुद चुनना, बिना गिल्ट के जीना और अपने अस्तित्व को सेकेंडरी नहीं मानना। यही द सेकंड सेक्स का फाइनल लिविंग मैसेज है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरा वर्ल्ड व्यू और एक पूरा फिलोसफिकल रिबेलियन सुना है। द सेकंड सेक्स सिर्फ फेमिनिज्म की किताब नहीं, ये एक मिरर है, एक चेतावनी है और एक नई सोच का दरवाज़ा भी। अगर आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया, को लगा कि इस कंटेंट ने आपको सोचना सिखाया या आपके पर्सपेक्टिव को एक्सपांड किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रेयर, गहरी, लंबी और फिलोसफिकल सीरीज़ बना सकूं, बुक्स पर, टॉपिक्स पर, ह्यूमन बिहेवियर पर और उन आइडियाज़ को जिससे पूरी दुनिया बदलती है। कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही ये सफ़र और आगे बढ़ता है। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, अगली सोच में, अगली यात्रा में। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।